हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अफबाउ प्रिंसिपल एंड फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। तो आज हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करें उससे पहले लेते हैं एक क्विक रिकैप। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनर्जी एंड शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और वहाँ पर हमने कंक्लूड किया था कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और इसीलिए उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चारों साइड से स्फेरिकली मीन्स यूनिफॉर्मली न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। और न्यूक्लियस के अंदर हम बोल सकते हैं बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द शेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स in which the electrons is present. That is why if s orbital is spherical, so its shielding effect is more. So s orbital shields the outer electron from the nucleus more effectively as compared to the electrons present in p orbitals. ऐसा क्यों? क्योंकि s तो चारों तरफ से सराउंड करके रखता है स्फेरिकल शेप होने की वजह से, लेकिन p ऑर्बिटल सिर्फ एक ही एक्सिस को सराउंड करके रखता है ड्यू टू इट्स डम्बल शेप। और हमने ये भी डिस्कस किया था फॉर अ गिवन शेल और वी कैन से अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, effective nuclear charge, that is Z effective, experienced by the electron decrease with the increase of azimuthal quantum number. मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस के हम बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जीरो होता है। तो अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जीरो है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इसीलिए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो फिर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास भी होता है। पी ऑर्बिटल आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो पी ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वन पी एग्जिस्ट नहीं करता, सेकेंड शेल में जाकर पी ऑर्बिटल आएगा। तो वैसे ही न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसका न्यूक्लियर चार्ज भी कम एक्सपीरियंस करेगा, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और हम बात कर रहे डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल तो जाके थर्ड शेल में आएगा। हम बोलते हैं ना 1s आता है, फिर 2p आएगा और 3d, तो डी ऑर्बिटल आता है थर्ड शेल के अंदर, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी के लिए और भी कम हो जाएगा। ओके, s orbital electron will be more tightly bound to the nucleus than the p orbital electron. ऐसा क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल विल बी लोअर। ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो उसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब ज़्यादा नेगेटिव होगी, राइट, एज कम्पेयर टू द p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी किससे? d से और f से। ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली जब आप ऑर्बिटल्स चेंज कर देंगे तो एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, और इसीलिए जो एनर्जी लेवल्स है वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ये बातें डिपेंड नहीं कर रही है, ये डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर। और टाइप ऑफ ऑर्बिटल चेंज होने पर हम बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग चेंज हो रही है, इसीलिए वहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स थे वो भी ज़्यादा स्प्लिट हो रहे थे और भी ज़्यादा फाइन लाइन्स इसीलिए आ रही थी। ओके, तो पूरा कंक्लूजन निकाले लास्ट लेक्चर का, तो हम बोल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे भी। इट मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन n एंड l. So energy of electron in an orbital depends upon the value of n and l. तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे भी। ओके, सो हम ये बात जान चुके हैं। अब हम देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं। सो जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। जो अफबाउ प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों को डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल, व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ से हम क्या सोच रहे हैं, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है अफबाउ, ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ओके, सो अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी एटम के अंदर। सो द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट टेल्स अबाउट
In the ground state of atom, the orbitals are filled in order of their increasing energy. मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है जिस ऑर्बिटल की, वो ऑर्बिटल सबसे पहले भरा जाएगा। तो अभी अभी हमने लास्ट अभी कंक्लूड किया ही था कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज भी कौन होता है, एस ऑर्बिटल होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल विल बी लोअर, राइट। तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने 1s को छोड़ दिया और आप 2s और 2p को भरना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स भर जाएंगे, उसके बाद जाकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स भरते हैं। आप डायरेक्टली एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल हो रहा है, देन 1s के बाद 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन 2s फिल होगा, देन 2p, देन 3s, 3p, फिर 3d नहीं हो रहा है, 4s हो रहा है। ऐसा क्यों, ये भी बताएंगे। और इसका रीजन है अबव प्रिंसिपल ही। अबव प्रिंसिपल को हम n+l रूल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी से हमें क्या पता चल रहा है कि ठीक है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 3d फिल नहीं हो रहा है, 4s फिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल। ओके, देन फिर से 3d के बाद 4p ऑर्बिटल फिल हो रहा है, देन 4p के बाद 5s और फिर 4d। मीन्स 4p के बाद 4d फिल नहीं हो रहा है, 5s फिल हो रहा है। आप जो डायग्राम में देख रहे हैं इसके अंदर क्या किया है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1s। 2 के लिए 2 करते हैं, 2s एंड 2p। 3 के लिए 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, 3s, 3p, 3d। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपनी लास्ट वीडियो के लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 4 सबशेल्स पॉसिबल है, दैट इज 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ही फिफ्थ के लिए 5 पॉसिबल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g भी। पर आपका सिलेबस में यहीं तक है, आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एटलीस्ट यहाँ तक सीख लीजिए कि 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक कैसे फिल किया जाता है। इससे आगे का आपके सिलेबस से बाहर है, दैट इज। तो चलिए देखते हैं, ये मैंने आपको बताया ये पूरा कि किस तरीके से फिल हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स कैसे निकालेंगे आप। देखिए इसका सिंपल और शॉर्ट ट्रिक तो यहाँ पर क्या है, आप सारे लिख दीजिए इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में 1s लिखा, सेकंड लाइन में 2s, 2p, थर्ड लाइन में 3s, 3p, 3d, इस तरीके से आप लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपने लाइन डाली। अब जो सबसे पहले कट होगा वो ऑर्बिटल सबसे पहले फिल भी हो जाएगा। मतलब आपने सबसे पहले किसको काटा, 1s को काटा, इसका मतलब सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल हो गया। देन यहाँ से आप वापस गए और अब आपने काट दिया किसको, 2s को। तो अब यहाँ पर देखिए 2s ऑर्बिटल फिल हो गया। देन 2s के बाद किसका नंबर आ रहा है यहाँ से वापस जाने पर, ये देखिए 2p का। तो आप देख रही है यहाँ पर 2p लिख दिया। 2p के बाद 3s का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3s लिख दिया आपने, ये रहा ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में। देखिए 3s के बाद जब आप वापस जा रहे हैं तो 3p का आ रहा है, ओके। तो अब हम 3p लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पर 3p लिखा हुआ है। देन 3p के बाद अब 4s कट रहा है। देखिए यहीं पर पॉइंट है देखने वाला कि 3p के बाद 4s ऑर्बिटल कट रहा है, 3d ऑर्बिटल नहीं कट रहा है, इसीलिए पहले 4s ऑर्बिटल भरा फिल हुआ है। अब 4s के बाद जाकर कहीं 3d ऑर्बिटल फिल होगा। यहाँ पर देखिए 4s कट चुका है, उसके बाद वापस हम जाएंगे और इस बार अब 3d ऑर्बिटल कट रहा है, देन 4p, देन 5s। तो इसी तरीके से एनर्जी लेवल फिल होंगी। चलिए ये तो ट्रिक थी, आपको याद कैसे करना है कि इस तरीके से आप डायग्राम बना के याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल कट रहा है वही सबसे पहले फिल होगा। अब आपको हम साइंटिफिक मेथड क्या दें, किससे पता चल रहा है हमें कि ये हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर 3p के बाद 4s भर रहा है। 3d ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल की फिलिंग होने के बाद
कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये डिपेंड करता है। हम ऐसा करते हैं दोनों के लिए, 4s और 3d दोनों के लिए n और l की वैल्यू चेक करते हैं और उनको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो n की वैल्यू 4 हो गई, 3d के लिए 3 है तो n की वैल्यू 3 हो गई। ओके, एस सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो अब यहाँ से n प्लस l की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4 और इस केस में आ गया 5। तो अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। ठीक है, तो n प्लस l की वैल्यू किसकी कम है, 4s की कम है, दैट इज वाई 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट और उसके बाद किसकी फिलिंग होती है 3d ऑर्बिटल की। तो आपको कभी भी कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n प्लस एल। तो आप उनकी कैलकुलेट करेंगे n प्लस एल की वैल्यूज तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होता है और कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल होता है। तो ये सीरीज है, ये आप लर्न कर लें या फिर आप सिर्फ समझ के भी कर सकते हैं। आपने समझ लिया उसके बाद आप सीधा लिख देंगे 1s 2s 2p देन 3s 3p 3d देन 4s 4p 4d 4f और उसके बाद आप इसको स्ट्राइक आउट करेंगे, जो सबसे पहले कट रहा है वो सबसे पहले फिल हो जाएगा। इजी है, और चेक करना है तो आप n प्लस एल की वैल्यूज कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमने कहा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेस्ड था किसके ऊपर, अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहा है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। जैसे कि किसी भी इंसान, दो इंसानों के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, वैसे ही किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस भी सेम नहीं हो सकते। क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी भी एटम के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। ठीक है, या फिर उसकी दूसरी फॉर्म ये है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। स्पिन अपोजिट होने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं बात कर देती हूँ हीलियम एटम के बारे में। ठीक है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसको मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने ये बॉक्स बना दिया, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही एरो तो मैंने ऊपर की तरफ दिखा दी इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी एरो मैं दिखा रही हूँ नीचे की तरफ, क्यों, ये मैं इसका स्पिन स्टेट दिखा रही हूँ। ऊपर मीन्स क्लॉकवाइज, जो नीचे की एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी स्पिन है वो भी अपोजिट होगी। तो देखिए अब मैं इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1s है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। ओके, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके लिए भी तो 1 ही है तो 1। ओके, अब l की बात करें, s ऑर्बिटल है पूरा ही, तो दोनों के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, अब देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, तो ये लीजिए ये भी 0 हो गई। तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गए। अब s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, उसके लिए s की वैल्यू है +12 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी -12। इट मीन्स नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ओके। एक और बात बताई थी उन्होंने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 2n²। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं आपको किसी भी गिवन प्रिंसिपल शेल के अंदर, तो क्या फॉर्मूला है उसका 2n²। मीन्स फर्स्ट शेल है तो उसके लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n² मीन्स 2 हो गया। सेकेंड शेल के अंदर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मैं आपको पहले भी कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ, 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। थर्ड शेल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे
देन 18, इस तरीके से हम निकालेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होगा, ओनली n स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे लिथियम एटम का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो 1s2 एक किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब उससे ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और अफबाउ प्रिंसिपल से हमें पता है, क्या पता है कि 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरता है, 2s। तो अब बारी है 2s ऑर्बिटल की फिलिंग की। और 2s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। लेकिन लिथियम के पास तो इलेक्ट्रॉन 3 ही है, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक ही और इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो s सब शेल के अंदर कितना आएगा, s ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बॉक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 एंड 2s2, ये हो जाएगा 2s2, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 के। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, वही सेम ऑर्डर हमें पता है एनर्जी का। सबसे पहले तो फर्स्ट 1s2 भरे होगा, देन 2s की फिलिंग होती है, देन 2p की फिलिंग होती है। तो p के अंदर भी हमें पता है px py pz होता है। तो 2px 2py एंड 2pz, तो ये ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिलिंग करें तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 2 इधर कर दिए, s के अंदर भी 2 ही आएंगे। अब 4 हो चुके हैं, 4 और फिल करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर 2 1 और 1, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हमने इसे ऐसे क्यों फिल किया, क्या हम इसको ऐसे फिल नहीं कर सकते थे, 2p2, चलिए ठीक है, px में 2 आ सकते हैं, तो हम py के अंदर 2p2 कर देते, pz के अंदर 0 कर देते, ऐसे भी तो फिल कर सकते थे ना। लेकिन हमने क्या किया, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ऐसा क्यों किया, इसको गवर्न करता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। जैसे कि पी सब शेल की बात करें, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए, तीनों की एनर्जी इक्वल हो गई। ऐसे ही अगर मैं डी सब शेल की बात करूं तो डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और अगर मैं एफ सब शेल की बात करूँ तो कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि तीनों इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिटल फिल होगा, देन सेकंड हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा, नहीं, पहले सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद जाकर पेयरिंग स्टार्ट होगी। मान लीजिए कोई एटम है जिसके अंदर यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो 6 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या ये सही मेथड है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का, नहीं, ये गलत मेथड है। इसको हम कैसे फिल करेंगे, पहले सारे के सारे ऑर्बिटल्स की अगर एनर्जी इक्वल है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पहले क्यों जाएंगे, यहाँ पर होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हो जाते तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो पहले कैसे फिलिंग होगी उनकी, पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसके अंदर चला गया 3 4 5। अब देख सकते हैं कि सारे डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो चुके हैं, अब यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, देन दिस इज द राइट कॉन्फिगरेशन। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल।
सबशेल सेम है, दिस इज पी, सो दिस इज डी सबशेल, राइट। अगर हम पी सबशेल की बात करें तो वहाँ भी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल के अंदर, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, पर सबशेल तो सेम है, दैट इज पी सबशेल, राइट। तो ये हमें किसी भी एक गिवन सबशेल के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है उसके बारे में बताता है। क्या बताता है? ये बताते हैं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैज नॉट गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। इसका मतलब पेयरिंग कब तक नहीं होगी? जब तक हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर पेयरिंग कर ली, अगर ये किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया देन इट इज रॉन्ग। सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? पहले हाफ फिल्ड होंगे, जब तक हाफ फिल्ड नहीं हो जाते सारे के सारे ऑर्बिटल्स तब तक फिलिंग नहीं होगी। दिस वन इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। सो हमें पता है पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद जाकर पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या हो गया? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इन पी ऑर्बिटल विद द एंट्री ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी। पहला आ गया पी एक्स में, दूसरा आ गया पी वाई में, तीसरा आ जाएगा पी जेड में। जब 4th आ गया तब जाकर यहाँ पर पेयरिंग होगी इस पॉइंट के ऊपर। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल में पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑन 6th इलेक्ट्रॉन। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन तो सिंपली फिल हो गए हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कब आया? इस पेयरिंग के वक्त 6th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। एफ की बात होती है तो यहाँ पर 8th इलेक्ट्रॉन जाकर पेयर होता है। ओके, तो यहाँ पर और एग्जाम्पल से समझा रखा है, 2p ऑर्बिटल का एग्जाम्पल ले रखा है। 2p के अंदर ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, यहाँ पर नहीं गया, ये वाला गलत हो जाता। अगर आप इसको इस तरीके से फिल कर देते देन योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है जो इसके अंदर दिखा रखा है? दिस वन इज करेक्ट। ओके, so this one is your correct representation and this is your wrong representation। हमें हमेशा ध्यान रखना है पेयरिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ पर सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हो जाते। ऐसे ही देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, सारे पी की बात कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो एकदम ठीक है। इस केस में ये वाला रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि पी के ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड तो नहीं हुए हैं और उसी से पहले क्या करा रखी है? यहाँ पर पेयरिंग करा दी है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर देखते हैं स्पिन अपोजिट कर दिया है, तो पहले सारे क्लॉकवाइज स्पिन के अंदर जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। इस केस में भी ये ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की स्पिन सेम हो गई। ओके, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स ही ले रखे हैं सारे के सारे। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया तो फर्स्ट में चला गया, ये सेकंड में चला गया, देन थर्ड में। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो दोबारा से पी एक्स में जाएगा, फिर पी वाई में जाएगा। मीन्स यहाँ पर पेयरिंग कब हुई है? व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। सो these are your questions of the day। which electronic configuration is a violation of Hunt's rule। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत रिप्रेजेंटेशन है हंट्स रूल के लिए। थैंक यू।